हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास में हम अध्ययन करें पाठ सेकेंड सस्य विज्ञान इकोनॉमी से। और आज हमारे चौथे लेसन पोषक तत्व एवं उर्वरक से। आज हमारी दूसरी क्लास है। पिछले पिछले क्लास में हमने पोषक तत्व से अनिवार्य पोषक तत्व और कार्य की पोषक तत्व के बारे में अध्ययन किया था। अब हम अध्ययन करें पोषक तत्वों का वर्गीकरण। तो आज की क्लास का हमारा पॉइंट क्या है? तो पोषक तत्वों का वर्गीकरण। पहला है स्थूल या मुख्य या वृहद पोषक तत्व, इसे मैक्रो या मेजर न्यूट्रंस कहते हैं। तो मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? जिन पोषक तत्वों की पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें स्थूल पोषक तत्व या मुख्य पोषक कहते हैं। तो अधिक मात्रा कितनी? तो केजी प्रति 1000 केजी। कितनी मात्रा? अधिक मात्रा कितनी? तो केजी प्रति 1000 केजी या ग्राम प्रति केजी। केजी या केजी प्रति 1000 केजी या ग्राम प्रति केजी में आवश्यकता होती है। तो स्थूल मुख्य या वृहद पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? जिन पोषक तत्वों को पौधों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें स्थूल पोषक तत्व कहते हैं। इन्हें 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहला है प्राथमिक पोषक तत्व। तो प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो एनपीके, प्राथमिक एनपीके, प्राथमिक एनपीके। एनपीके क्या है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास प्राथमिक पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता पौधों को बीज के अंकुरण से ही होती है। तो प्राथमिक पोषक तत्वों की आवश्यकता कब होती है? तो अंकुरण से आवश्यकता किसकी होती है? प्राथमिक पोषक तत्वों की। और प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो वो है एनपीके। अगला है द्वितीयक पोषक तत्व। इसकी आवश्यकता पौधों के बढ़वार में पड़ती है। तो द्वितीयक पोषक तत्वों की आवश्यकता कब पड़ती है? तो पौधों के बढ़वार में। और प्राथमिक पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है अंकुरण से ही। बीज के अंकुरण से किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो प्राथमिक पोषक तत्व की। और प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। और द्वितीयक पोषक तत्व का आवश्यकता पड़ती है पौधों के बढ़वार के समय। और द्वितीयक पोषक तत्व हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिसे हम गंधक भी बोल सकते हैं। CaMgS, NPK, CaMgS। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिसे हम गंधक भी बोलते हैं, इसका उपयोग किसमें होता है? तो द्वितीयक पोषक तत्व के रूप में पौधों के बढ़वार के लिए किया जाता है। तीसरा है आधारभूत, संरचनात्मक या बुनियादी पोषक तत्व। तो आधारभूत, संरचनात्मक, बुनियादी पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो पौधे की बुनियादी या संरचना का निर्माण करते हैं। जो पोषक तत्व पौधे की बुनियादी संरचना का निर्माण करते हैं उसे आधारभूत या बुनियादी पोषक तत्व कहते हैं। ये CHO, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किस काम आते हैं? तो पौधे की संरचना निर्माण में किसका उपयोग होता है? तो 3 पोषक तत्व CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और ये तीनों किससे होता है? तो ये जल व वातावरण से प्राप्त होता है। हमने पिछले क्लास में इसके देखा था। तो जल और वातावरण से कौन प्राप्त होता है? तो CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पहले आए प्राथमिक पोषक तत्व एनपीके, द्वितीयक पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और तीसरा है आधारभूत या बुनियादी पोषक तत्व CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब पहला था स्थूल मुख्य या वृहद पोषक तत्व या मैक्रो या मेजर न्यूट्रंस। और दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रंस। तो सूक्ष्म पोषक तत्व की संख्या कितनी है? 8। कुल अनिवार्य पोषक तत्व कितने हैं? तो हमने पढ़ा था 17। तो 17 में 3, 3, 6 और 3 कितने हो गए? 9। और पीछे कितने बचे हैं? 8। तो स्थूल कितने हैं? पूछे स्थूल या मुख्य पोषक तत्व कितने हैं? तो वो है 9। और सूक्ष्म पोषक तत्व कितने हैं? तो वो होते हैं 8। स्थूल 9, सूक्ष्म 8। अब बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व में धनायन तत्व कौन कौन से हैं? तो लोहा, जस्ता, तांबा, मैग्नीज, Fe, Zn, Cu और Mn। लोहा, जस्ता, तांबा और मैग्नीज क्या है? धनायन है। और ऋणायन सूक्ष्म पोषक तत्व है बोरॉन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। बोरॉन, मोलिब्डेनम व क्लोरीन क्या है? ऋणायन तत्व हैं। तो धनायन सूक्ष्म पोषक तत्व कितने हैं? तो 5 है। कौन कौन से? लोहा, जस्ता, तांबा, मैग्नीज और एक निकल। पिछले भूल गए थे। तो कौन से? निकल, लोहा, जस्ता, तांबा, मैग्नीज और निकल। और ऋणायन है बोरॉन, मोलिब्डेनम व क्लोरीन। धनायन है लोहा, जस्ता, तांबा, मैग्नीज, निकल। और ऋणायन में 3 है बोरॉन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। तो कुल संख्या कितनी हो गई? 8। इन पोषक तत्वों की आवश्यकता ppm, पार्ट पर मिलियन
कितनी होती है? तो इन पोषक तत्वों की आवश्यकता ppm में मिल mg प्रति kg सांद्रता में आवश्यकता होती है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता किस में होती है? तो ppm में होती है, पार्ट्स पर मिलियन, mg प्रति kg सांद्रता में आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। इनमें सबसे अधिक मात्रा में लोहा Ap की आवश्यकता होती है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों में सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है? तो वो होती है लोहा Ap की होती है, और सबसे कम मोलिब्डेनम की होती है। अगला पॉइंट है, मोलिब्डेनम या एमओ की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो सबसे अधिक तो एमओ की आवश्यकता होती है, और सबसे कम किसकी होती है? तो वो होती है मोलिब्डेनम की। तो मोलिब्डेनम की मात्रा को ppb, वैसे तो सूक्ष्म पोषक तत्व किसे नापते हैं? तो पार्ट्स पर मिलियन ppm में नापते हैं, लेकिन मोलिब्डेनम को ppb, पार्ट्स पर बिलियन की मात्रा में मापा जाता है। अतः इसे अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रंस। अति सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? तो वो है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम को किस में नापा जाता है? तो ppb, पार्ट्स पर मिलियन में मापा जाता है, और इसे अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रंस, अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। लोहा व जस्ता में मुख्य पोषक तत्वों को जैसे गुण होते हैं। तो लोहा Ap और जस्ता Zn में मुख्य पोषक तत्वों की जैसे क्या होते हैं? गुण होते हैं। अब बात करते हैं पोषक तत्वों की मृदा में गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण। पहले हमारे पढ़ेंगे मृदा में पोषक तत्वों का मृदा में गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण, फिर पढ़ेंगे हम पौधों में गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। अब पहले पढ़ते हैं हम मृदा के आधार पर गतिशीलता। तो पहला है गतिशील। तो सर्वाधिक मृदा में सर्वाधिक गतिशील कौन कौन से होते हैं? तो गतिशील होते हैं नाइट्रेट NO3-, सल्फेट SO4-, क्लोरीन Cl-, बोरेट BO3-3, और मोलिब्डेनम होता है MOO4-2, मैग्नीज Mn2-। तो गतिशील कौन कौन से होते हैं? नाइट्रेट, सल्फेट, क्लोरीन, बोरेट, मोलिब्डेनम और मैग्नीज। नाइट्रेट, सल्फेट, क्लोरीन, बोरेट, मोलिब्डेनम और मैग्नीज। नाइट्रेट को NO3-, सल्फेट को SO4-, क्लोरीन को Cl-, बोरेट को BO3-, और मोलिब्डेनम को MOO4-2 और मैग्नीज को Mn2-। बहुत ऋणात्मक। कम गतिशील कौन कौन से हैं? तो अमोनियम NH4+, पोटेशियम K+, कैल्शियम Ca2+, मैग्नीशियम Mg2+, और तांबा Cu2+। तो अमोनियम NH4+, पोटेशियम K+, कैल्शियम Ca2+, मैग्नीशियम Mg2+, तांबा Cu2+। एक गतिशील या स्थिर कौन कौन से हैं? तो जस्ता Zn+2, फास्फोरस दो रूप में होता है, एक H2PO4- व HPO4-2। हम देख रहे हैं पोषक तत्वों की मृदा में गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण। सर्वाधिक गतिशील है नाइट्रेट NO3-, सल्फेट SO4-, क्लोरीन Cl-, बोरेट BO3-3 और मोलिब्डेनम MOO4-2 और मैग्नीज Mn2+। कम गतिशील है अमोनियम NH4+, पोटेशियम K+, कैल्शियम Ca2+, मैग्नीशियम Mg2+, तांबा Cu2+। अब एक गतिशील या स्थिर कौन कौन से पोषक तत्व हैं? तो एक है जस्ता Zn+2 और फॉस्फोरस जो दो रूपों में H2PO4- व HPO4-2। ये पोषक तत्वों की मृदा में गतिशीलता के आधार पर। और फॉस्फोरस मृदा में स्थिर व पौधों में गतिशील होता है। फॉस्फोरस एक ऐसा तत्व है जो मृदा में क्या होता है? स्थिर होता है, लेकिन पौधों में क्या होता है? गतिशील होता है। मृदा में स्थिर व पौधों में गतिशील कौन सा तत्व होता है? तो है फॉस्फोरस। अब हम देखते हैं पौधों में गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण। पहले देखा हमने मृदा में गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण, अब देखते हैं पौधों में गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण। तो अत्यधिक गतिशील है नत्रजन या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। अत्यधिक गतिशील कौन कौन से पौधों में? तो नत्रजन या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। ये तत्व अत्यधिक गतिशील होने के कारण पौधों के ऊपरी भागों में पहुंच जाते हैं। अत्यधिक गतिशील होने के कारण क्या है? ये पौधों के ऊपरी भागों में पहुंच जाते हैं, जिससे क्या है? पौधों के कमी के लक्षण नीचे दिखाई देते हैं। तो अत्यधिक गतिशील कौन कौन से होते हैं? नत्रजन N, फास्फोरस P, पोटेशियम K, मैग्नीशियम Mg, मोलिब्डेनम O। तो
अत्यधिक गतिशील है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम ये तत्व अत्यधिक गतिशील होने के कारण पौधों के ऊपरी भागों में पहुंच जाते हैं अतः पौधों में कमी के लक्षण पुरानी व नीचे की पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम की कमी के लक्षण किसमें दिखते हैं? तो पुरानी व नीचे की पत्तियों में दिखाई देते हैं, क्योंकि पोषक तत्व अत्यधिक गतिशील होने के कारण क्या पहुंच जाते हैं? ऊपर पहुंच जाते हैं, जिससे नीचे क्या हो जाती है? इसकी कमी हो जाती है। तो कमी के लक्षण अत्यधिक गतिशील में जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम की कमी पुरानी व नीचे की पत्तियों पर दिखाई देते हैं। अगला है मध्यम गतिशील। इसमें आता है जस्ता, जिंक और इसके कमी के लक्षण पौधे के मध्यम भाग में दिखाई देते हैं। तो मध्यम गतिशील कौन सा तत्व है? तो वह जेड जिंक या जस्ता। इसकी कमी के लक्षण पौधे के मध्यम भाग में दिखाई देते हैं। तीसरा है कम गतिशील। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है कम गतिशील। इसमें तांबा, लोहा, सल्फर, मैंगनीज और क्लोरीन। कम गतिशील कौन कौन से हैं? तो लोहा Fe, तांबा Cu, सल्फर, मैंगनीज और क्लोरीन। लोहा, तांबा, सल्फर, मैंगनीज, क्लोरीन। लोहा, तांबा, सल्फर, मैंगनीज, क्लोरीन। लोहा, तांबा, सल्फर, मैंगनीज और क्लोरीन ये क्या है? कम गतिशील है और इसके कमी के लक्षण पौधों के शीर्ष भाग में वे नहीं वे ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, क्योंकि गतिशील कम होने के कारण ये पौधों के ऊपरी भागों तक नहीं पहुंच पाते, जिससे ऊपरी पत्तियों में क्या हो जाती है? कमी के लक्षण शीर्ष भाग पर नहीं वे ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। किस किस तत्व के? तो लोहा, तांबा, सल्फर, मैंगनीज, क्लोरीन। लोहा, तांबा, सल्फर, मैंगनीज और क्लोरीन के कमी के लक्षण पौधों के शीर्ष भाग में नहीं वे ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। अगला है स्थिर या अगतिशील। पौधों में गतिशीलता के आधार पर हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा चौथा है स्थिर या अगतिशील। तो कैल्शियम व बोरोन क्या होता है? ये अगतिशील होते हैं। इसकी कमी के लक्षण पौधे के नवकलिकाओं और शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। तो स्थिर या अगतिशील कौन कौन सा होता है? तो कैल्शियम व बोरोन। इसकी कमी के लक्षण पौधों की नवकलिकाओं और शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। तो पौधों में गतिशीलता के आधार पर हम वर्गीकरण एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो अत्यधिक गतिशील कौन से होते हैं? तो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। तो इसके कारण क्या है? अत्यधिक गतिशील होने के कारण पौधों के ऊपरी भागों में पहुंच जाते हैं अतः पौधों के कमी के लक्षण पुरानी व नीचे की पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम की कमी के लक्षण किस में दिखाई देते हैं? तो नीचे की व पुरानी पत्तियों, क्योंकि अत्यधिक गतिशील होने के कारण ये तत्व कहाँ पहुंच जाते हैं? तो ऊपरी पत्तियों में पहुंच जाते हैं और इसकी कमी क्या हो जाती है? पुरानी व नीचे वाली पत्तियों में हो जाती है। दूसरा है मध्यम गतिशील। तो मध्यम गतिशील कौन सा है? तो वह है जिंक। मध्यम गतिशील तत्व कौन सा है? तो वह जिंक। कमी के लक्षण पौधे के मध्य भाग में दिखाई देते हैं। तो जिंक की कमी के लक्षण किस में दिखाई देते हैं? तो पौधे के मध्यम भाग में। अगला है तीसरा है कम गतिशील। तो Fe, Cu, S, MnCl। तो लोहा, तांबा, सल्फर, मैंगनीज और क्लोरीन ये क्या है? कम गतिशील तत्व हैं। ये कमी के लक्षण पौधे के शीर्ष भाग में नहीं वे ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, क्योंकि ये कम गतिशील होने कारण क्या है? ऊपर नहीं पहुंच जाते हैं। इसके कारण ऊपर की ओर क्या हो जाती है? इसमें यहाँ कमी हो जाती है। किस तत्व की? तो लोहा, कॉपर, सल्फर, मैंगनीज और क्लोरीन की। तो इनके कमी के लक्षण शीर्ष भाग में नहीं वे ऊपरी पत्तियों पर किसके लक्षण दिखाई देते हैं? तो इन पोषक तत्वों के लक्षण दिखाई देते हैं। अब वे कौन से तत्व हैं? चौथा है स्थिर या अगतिशील। तो कैल्शियम व बोरोन दोनों तत्व क्या है? अगतिशील है। इसके कारण ये यहीं पर रह जाती है, ऊपर नहीं पहुंच जाती। इससे क्या हो जाती है? तो इनकी कमी हो जाती है। इसके कमी के लक्षण पौधे की नवकलिकाएं व शीर्ष भाग पर दिखाई देता है। किसकी? तो कैल्शियम व बोरोन की। कम गतिशील कौन कौन से हैं? तो Fe, Cu, सल्फर, Mn और Cl। और मध्यम गतिशील है जिंक और अत्यधिक गतिशील है NPK, MgMO। तो ये था चित्र के द्वारा हमने पौधों की गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण देखा। अब हम अगला पॉइंट है पौधों में पोषक तत्वों की कमी से प्रकट होने वाले लक्षण। हमने पहले भी देख लिए, एक बार फिर वापस पूरे चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। पौधों में पोषक तत्व की कमी से प्रकट होने वाले कौन कौन से लक्षण होते हैं? तो पुरानी पत्तियों पर लक्षण प्रकट होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम से। और
पौधे के मध्य भाग पर जिंक की कमी से नई पत्तियों पर Fe, आयरन, कॉपर, सल्फर, मैंगनीज और क्लोरीन, और पौधे के शीर्ष भाग पर कैल्शियम व बोरॉन कमी के लक्षण प्रकट होते हैं। तो पुरानी पत्तियों पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं, और पौधे के मध्य भाग पर जिंक की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं। नई पत्तियों पर आयरन, कॉपर, सल्फर, मैंगनीज और क्लोरीन की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं, और पौधे के शीर्ष भाग पर कैल्शियम व बोरॉन के कमी के लक्षण प्रकट होते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं पुरानी पत्तियों पर। तो पुरानी पत्तियों पर किस किस के, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम की कमी के लक्षण से मर्द धब्बे युक्त और बिना मर्द धब्बे युक्त। पुरानी पत्तियों पर क्या होते हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम की कमी से मर्द धब्बे युक्त और बिना मर्द धब्बे युक्त पत्तियों पर बन जाते हैं। तो मर्द धब्बे युक्त पर तो कमी होती है। मर्द धब्बे युक्त पत्ती बनने का कारण तो है कौन सा, तो पोटास और मोलिब्डेनम। मर्द पत्ती का मर्द धब्बे युक्त बनने का कारण कौन कौन सा है, तो वो है पोटास और मोलिब्डेनम, और बिना मर्द धब्बों का कारण है नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम। पुरानी पत्तियों पर किस किस के प्रभाव होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, इसकी कमी से क्या होते हैं, मर्द धब्बे युक्त। मर्द धब्बे युक्त होते हैं वो होते हैं पोटास और मोलिब्डेनम, और बिना मर्द धब्बे युक्त होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम। तो बिना मर्द धब्बों से नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम से तीन लक्षण प्रकट होते हैं। एक तो हरितमाहीनता, बिना मर्द धब्बे युक्त पत्तियों में क्या होता है, एक तो नाइट्रोजन की कमी से होता है हरितमाहीनता, और मैग्नीशियम की कमी से होता है मध्य सिरा हरितमाहीनता, और हल्का बैंगनी रंग की पत्तियां होती है फास्फोरस की कमी से। तो बिना मर्द धब्बे युक्त पत्तियों में हरितमाहीनता होती है नाइट्रोजन की कमी से, मध्यम सिरा हरितमाहीनता होती है मैग्नीशियम की कमी से, और हल्की बैंगनी पत्तियों में हरितमाहीनता होती है हल्की बैंगनी रंग की पत्तियां होने का कारण है तो वो है फास्फोरस। और पौधे के मध्य भाग पर किसकी कमी होती है, जिंक पर, और नई पत्तियों पर होती है तो Fe और कॉपर और सल्फर, मैंगनीज और क्लोरीन। तो नई पत्तियों पर हरितमाहीनता होती है, नई पत्तियों पर हरितमाहीनता होती है सल्फर और कॉपर के कारण। सल्फर और कॉपर या तांबा के कारण किस पर होती है, तो नई पत्तियों पर हरितमाहीनता होती है सल्फर और कॉपर के कारण, और नई पत्तियों पर मध्य सिरा हरितमाहीनता होती है लोहा और मैंगनीज के कारण। बिना मर्द धब्बे युक्त पत्तियों पर तो होती है हरितमाहीनता नाइट्रोजन कारण, और मध्य सिरा हरितमाहीनता होती है मैग्नीशियम के कारण, और नई पत्तियों पर हरितमाहीनता होती है सल्फर और कॉपर के कारण, और मध्य सिरा हरितमाहीनता होती है लोहा और मैंगनीज के कारण। अब बात करते हैं हरितमाहीनता क्या होती है। हरितमाहीनता या क्लोरोसिस क्या है, तो पोषक तत्वों की कमी कारण पौधों की पत्तियों का पूर्ण पीला पड़ जाना क्या कहलाता है, तो हरितमाहीनता। तो हरितमाहीनता क्या कहलाती है या क्लोरोसिस क्या कहलाती है, तो पोषक तत्वों की कमी के कारण पौधों की पत्तियों का पूर्ण रूप से पीला पड़ जाना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हरितमाहीनता या क्लोरोसिस कहलाता है। जैसे नाइट्रोजन, पुरानी व सबसे निचली पत्तियों पर हरितमाहीनता। पुरानी व सबसे निचली पत्तियों पर हरितमाहीनता कारण कौन सा है, तो वह है नाइट्रोजन। तो हमने देखा था नाइट्रोजन की कमी से पुरानी पत्तियों पर क्या होती है, हरितमाहीनता होती है। तो नाइट्रोजन पर क्या होती है, पुरानी व सबसे निचली पत्तियों पर हरितमाहीनता होती है किसके कारण, नाइट्रोजन के कारण। और सल्फर या कॉपर नई व ऊपरी पत्तियों पर हरितमाहीनता होती है। तो नाइट्रोजन की कमी के कारण तो पुरानी व सबसे निचली पत्तियों पर हरितमाहीनता होती है, और सल्फर और कॉपर के कारण नई व ऊपरी पत्तियों पर हरितमाहीनता किसके कारण होती है, तो होती है सल्फर और कॉपर के कारण। अब बात करते हैं मध्य सिरा हरितमाहीनता क्या होती है, तो पोषक तत्वों की कमी कारण पौधों की पत्तियों में शिराओं के मध्य भाग पीला पड़ जाना है, शिराओं का हरा रह जाना। तो हरितमाहीनता में क्या होता है, पौधों की पत्तियों का पूर्ण पीला पड़ जाना क्या कहलाता है, हरितमाहीनता कहलाता है। लेकिन मध्य सिरा हरितमाहीनता कहलाता है पोषक तत्वों की कमी कारण पौधों की पत्तियों में शिराओं के मध्य भाग का पीला पड़ जाना वे शिराओं का हरा रह जाना क्या कहलाता है, तो पत्ती का मध्य भाग पीला पड़ जाना और शिरा क्या रह जाती है, हरी। तो उसमें कौन सा रोग होता है, तो होता है मध्य सिरा हरितमाहीनता।
पुरानी व सबसे निचली पत्तियों पर मध्य शिरा हरितवाहिता मैग्नीशियम के कारण होता है। तो मैग्नीशियम के कारण पुरानी पत्तियों पर वे सबसे निचली पत्तियों पुरानी व सबसे निचली पत्तियों पर मध्य शिरा हरितवाहिता होती है मैग्नीशियम के कारण, और हरितवाहिता होती है नाइट्रोजन के कारण। और नई व ऊपरी पत्तियों पर मध्य शिरा हरितवाहिता होती है आयरन और मैग्नीज या Fe और Mn, और नई पत्तियों पर हरितवाहिता होती है सल्फर और क्लोरीन के कारण, और मध्य शिरा हरितवाहिता होती है Fe और मतलब आयरन और मैग्नीज के कारण। तो पुरानी में सबसे निचली पत्तियों पर मध्य हरितवाहिता होती है मैग्नीशियम के कारण, नई ऊपरी पत्तियों पर मध्य शिरा हरितवाहिता होती है Fe आयरन और मैग्नीज के कारण। अब हम कुछ अन्य पॉइंट जानते हैं। तो भारतीय मृदाओं में सबसे अधिक जिंक की कमी पाई जाती है। भारतीय मृदाओं में सबसे अधिक किसकी कमी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है जिंक या जस्ते की। तो भारतीय मृदाओं में सबसे अधिक किसकी कमी पाई जाती है? तो पोषक तत्व में जिंक की कमी पाई जाती है। भारतीय मृदाओं में सबसे अधिक जिंक की कमी पाई जाती है। मैग्नीज व आयरन को पौधे अपचयित अवस्था में अधिक ग्रहण करते हैं। तो मैग्नीज व आयरन को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो अपचयित अवस्था में ग्रहण करते हैं। मैग्नीज व आयरन को पौधे किस अवस्था में अधिक ग्रहण करते हैं? तो वो करते हैं अपचयित अवस्था में। नाइट्रोजन को धान या चावल क्या करते हैं? तो अमोनियम के रूप में, व अन्य फसलें नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती है। नाइट्रोजन को धान क्या करता है? तो धान करता है अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है, वे अन्य फसलें नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती है। भारत में 47% मृदाओं में जस्ते की कमी पाई जाती है। हमने पहले ये पॉइंट देख लिया था। भारतीय मृदाओं में सबसे अधिक किसकी कमी पाई जाती है? जिंक या जस्ते की कमी पाई जाती है। कितनी कमी पाई जाती है? तो लगभग 47% मृदाओं में क्या पाई जाती है? भारत की 47% मृदाओं में जस्ते या जिंक की कमी पाई जाती है, और 11% मृदाओं में लोहे की कमी पाई जाती है। 47% जस्ते की कमी, 11% मृदाओं में लोहे की कमी तथा 4.85% मृदाओं में तांबे की कमी पाई जाती है। तो भारतीय मृदाओं में सबसे अधिक जिंक की कमी पाई जाती है, और मैग्नीज व आयरन को पौधे अपचयित अवस्था में अधिक ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन को धान अमोनियम व अन्य फसलें नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती है। भारत में लगभग सबसे अधिक 47% मृदाओं में जस्ता या जिंक की कमी पाई जाती है। 11% मृदाओं में लोहे की कमी पाई जाती है तथा 4.8% मृदाओं में तांबे की कमी पाई जाती है। तो दोस्तों, ये था आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास। आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तब तक के लिए सभी साथ